रिसीव करने के लिए सरदार पटेल को एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वाजदा और इतनी बड़ी कहानियां लिखने को, और सारा एक्सपोज कर दिया इन्होंने अपनी कहानियों के अंदर, खास तौर पे वाजदा ने। वो सारा दर्द था किस तरह उसमें उसकी कहानी उतरन, वो छाप दी जनाब कहानी शमा ने, और उनकी 10,000 कहानियां बाद में धराधर छपने लगी। इनकी कहानियां उस जमाने में छपी पहली, मोम की मरियम, हैवक। तो मैं शास्तम करना एवं सईद, हम लोग नौजवान थे और जाहिर स्ट्रगल कर रहे थे, पढ़ रहे थे बीए में उसमें, और हम यही सवाल करते थे कि इन्हें किसी तरह छुप के देखना चाहिए। लेकिन खैर वो पीरियड भी गुजर गया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि दे आर द फर्स्ट पीपल। सारे मर्द, कोई मर्द जो है इतने बरसों से वहाँ लिखने वाले थे, इब्राहिम जलील से लेकर दुनिया भर के लोग, किसी ने एक्सपोजर नहीं दिया। ओनली 2 वुमेन्स इन द एंटायर हैदराबाद, जिलानी बानो एंड वाजदा तबस्सुम, जिन्होंने उस जमाने के पीरियड को, उस जमाने के दरबार को जो है वो एक्सपोज किया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि असल में अब मुझे एक बात बताइए, निदान गोल्डमर, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आगा नासिर साहब हैं, शमीम हनफी है, इंतजार साहब, तो जाहिर है बहुत हमने तो बहुत सीखा है इनसे। मैं कहता हूँ आप बड़े मज़े में बातें करते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी आपकी भी नकल करता हूँ। जब अपने आप को आवाम के सामने पेश करता हूँ तो मैं कहता हूँ हाउ टू कैप्चर द ऑडियंस, मगर उस तरह नहीं कि आपसे ताली पिटवाऊँ। कैप्चर इन द सेंस कि आपको अपने लेवल पे लाऊं, अपने मौजू के लेवल पर लाऊं, अपने मुकालमे के लेवल पर आपको लाऊं और उससे बात करूं। दो पूरी दुनिया में देख लीजिए, निदान गोल्डमर है, वो सफेद फार्म है, जुनूबी अफ्रीका में नावल भी लिखे हैं और अफसाने भी लिखे हैं। किसके हक में? कि सफेद फार्म के मुट्ठी भर लोग जो हैं वो यहाँ हुकूमत क्यों कर रहे हैं? दी पावर शुड गो टू द ब्लैक पर्सन, जो मेजॉरिटी में है, सिया फार्म आदमी, उसके लिए वो पकड़ी भी गई। उनकी किताबों पे, उनके नावलों पे पाबंदियां भी लगी। उसके बरखिलाफ नोबेल इनाम याफ्ता है निदान गोल्डमर, उसके बरखिलाफ टोनी मॉरिसन है, बिल्कुल ब्लैक, काली भुजंग, सिया फार्म, रिकॉग्नाइज्ड हफ्शी, उसका भी नावल है, उसे भी नोबेल इनाम मिला। दोनों अफ्रीकी जद्दोजहद पे लिख रही हैं जनूबी अफ्रीका में, एक ही उसमें। ये क्या है? इसे बांटिए, कहिए कि ये खवातीन का अदब है। उसमें खवातीन कहाँ है? उनमें तो कोई हरम भी नहीं, वो हमल भी नहीं ठहराया गया। ये प्रेगनेंसी है माशरे की। माशरा जब प्रेग्नेंस हो जाता है, मसाइल से भर जाता है, हामिला होता है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है उठाता है वो अदीब। अदीब इंतजार करता है कब माशरा जो है अपने पूरे मसाइल के साथ उसके सामने आता है, और तब अदीब जो है वो अपने तख्लीकी कारनामों को, अपने तख्लीकी कलम को संवारता है। मैंने ये काम किया, 9 पाकिस्तानी अफसाना निगारों को प्रोजेक्ट किया इसमें, इस में ये किताब उसमें आ रही है, उसमें इनका अफसाना भी है, सबका अफसाना है, और क्या खूबसूरत कहानी है। देखिए, आप यकीन कीजिए, नीलूफर इकबाल की कहानी हमने दी इसमें घंटी। ऐसी खूबसूरत कहानी जब मैंने सुनाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे के डायरेक्टर को, अनुराधा कपूर को, मेरी दोस्त हैं बहुत अच्छी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं थिएटर से, हिंदुस्तानी थिएटर, मुसव्वरी, पेंटिंग, इन सबसे मैं एक्टिविस्ट, सीधी बात है। मैंने उसको कहानी सुनाई, मैंने कहा एक प्लॉट, कहने जुबैर साहब उर्दू का मामला गड़बड़ हो रहा है, आजकल कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा। हालांकि सबसे ज़्यादा उर्दू स्क्रिप्ट हिंदुस्तान में हुआ है, सबसे ज़्यादा ड्रामा हिंदुस्तान में खेला गया है। आपके ड्रामे जब आते हैं, शाहिद नदीम आते हैं, मदिया गौर आती हैं, शीमा किरमानी हमारे यहाँ आती हैं, जब लेकर दिल धरने को जगह नहीं मिलती। ये हमारे इंतजार साहब का एक अफसाना ख्वाबों के सफ़र, आपका अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट होते ही जनाब, अरे वो गुलाम मोहिद्दीन ने किया था प्ले आपका वहाँ पर, हैं? नहीं वो, हाँ 12, तो सब टिकट खत्म, बिल्कुल टिकट खत्म। पाकिस्तान का नाम सुना लोगों ने और टूट पड़ते हैं। टिकट 1 घंटे के अंदर सेल हो जाता, टिकट ही नहीं मिलता वहाँ पर। तो ये तो मकबूलियत है। मैंने वो कहानी सुनाई घंटे की, मैंने कहा यार अनुराधा ऐसी खूबसूरत कहानी है, इसको मैं मेरा जी एकदम एज ए तख्लीककार
मेरा जी चाहा कि ये तो ड्रामा होना चाहिए। मुझे आज बताया, किसने बताया, किसी ने कि नहीं वो, हाँ ये अयूब खावर बैठे में, कहने लगे साहब यहाँ तो ड्रामा हो गया उस पर। मैंने कहा तो अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग एक ही अंदाज में सोचते हैं, पाकिस्तान में भी सोचने वाले हैं मेरी तरह। ये अलग बात है, मैंने पाकिस्तान की बात सोचा, उन्होंने पहले सोच लिया। मैंने कहा बर्तरी का सेहरा आपके नाम। अनुराधा बोली कि नहीं कर दीजिए। मैंने, आप यकीन कीजिए 15 दिन के अंदर उसको चेंज करके नीलोफर की ने कहानी उनके हवाले कर दी। नेशनल स्कॉलर ड्रामा इज गोइंग टू स्टेज द नीलोफर। लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ बूढ़े लोगों की कहानी है, ओल्ड माँ बाप, जो सारी दुनिया का मसला है। हमारे यहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बाहर के वालों ने हल कर लिया उस मसले को। उसमें एक पाकिस्तानी घराने में एक मियाँ बीवी हैं, बूढ़े बच्चे उनके हैं, लड़का लड़की बहू। वो एक मकान में रहते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। वो नीचे तो बाप रहता है और ऊपर वो रहता है। वो पहले तो ठीक बिहेव करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ आनाकानी करने लगते हैं। यार वो ये तो हर वक्त बुलाते हैं, जैसे ही वो आवाज़ देते हैं दौड़ के आना पड़ता है, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को। तो लड़के ने कहा, बीवी ने, उसकी बहू ने सजेस्ट किया अपने शौहर को, ऐसा करो तुम एक घंटी लगा दो, कॉल बेल नीचे, वो घंटी बजाएंगे, हम तक पहुंचेगी, फिर हम अपने वक्त से नीचे चले जाएंगे। वो कुछ दिनों तक तो वो घंटी का सही इस्तेमाल किया। अब आपको समझाया, देखिए आपकी तबीयत ख़राब हो, मुझे दफ्तर जाना होता है, सुबह को मेरी बीवी को ये करना होता है, वो तो आप ज़रा वक्त पे घंटी बजा दिया कीजिए। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। उसने कहा कि यार ये तो कॉल बेल जो है वो तो और ज़्यादा हो गई। बाप उस वक्त जब घंटी नहीं लगी हुई थी तब जितना बुलाते थे, अब तो उससे ज़्यादा बुलाने लगे। इसने क्या किया, एक दिन ये बहुत थका हुआ दफ्तर से आता है और आने के बाद ये कहता है, बीवी कहती है कि साहब आज बहुत, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, आप भी बहुत थके हुए, क्या करें। कहने ऐसा करते हैं, घंटी अलग दूर से रख देता हूँ जहाँ पापा का हाथ ना पहुँचे। वो घंटी दूर लग देता है। उसने देखा बाप खामोश बिल्कुल लेटा हुआ है, ऐसे जैसे वो इस दुनिया में नहीं है। ये समझा गहरी नींद सो रही है, अच्छा मौका, इसने हटा के घंटी दूर रख दी। घंटी दूर रखी, इनकी सुबह जब आँख खुली उन्होंने कहा कि भाई आज तो घंटी बजी नहीं है, चलो पापा ने। मगर हस्बे मामूल जो पापा का एटीट्यूड था, सुबह मॉर्निंग में वो देखने में नहीं आया, चूँकि पापा तो रुखसत हो चुके थे, आखिरी सांस ले चुका था बाद। ये नीचे गए और इन्होंने देखा, हिलाया झुलाया, कहानी खत्म हो जाती है, अरे पापा तो मर गए। ये पढ़ने वाले पे उसने छोड़ दिया कि वो घंटी न बजाने से मरा या ऑटोमेटिकली बन गया था, या उस वक्त मर चुका था जब घंटी लगाई जा रही थी और वो बेहोश था। यहां खत्म होती है कहानी। 2 ही प्लॉट किए। शुक्रिया। ज़ुबैर रिज़वी साहब अपने अंदाज से ख़वातीन की उर्दू अदब में हिस्सेदारी पर रोशनी डाल रहे थे और आपने ऐलान किया कि आप तख्लीक़ी सतह पर अदब में मर्द और औरत की तफरीक के कायल नहीं हैं। ज़ुबैर रिज़वी साहब ने ज़िक्र किया कि हमारे यहाँ ख़वातीन बच्चों को उमूमन बाप से डरा के रखती हैं और एक ज़ालिम और जाबिर के तौर पर पेश करती हैं। तो एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक बच्चा अपने गाल पे हाथ रख के रोता हुआ अपने बाप के पास आया और शिकायत की कि माँ ने थप्पड़ मारा है। बाप वकील था, उससे बहुत गुस्सा आया और उसने बच्चे के दूसरे गाल पे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहने लगा कि बेवकूफ़, वकील का बच्चा होके ये नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में नहीं लाते। तो घरों में ये सूरत हाल दोनों तरफ से चलती रहती है। फ़रोख फ़र्रुख़ज़ाद का जिक्र हुआ तो ख़ानम फ़रोख फ़र्रुख़ज़ाद ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब मैं कलम उठाती हूँ तो मेरे सामने औरत का मसला नहीं होता बल्कि नस्ल इंसानी की बका का मसला होता है। हमारा ख्याल है कि हर बाशऊर तख्लीक़कार जो औरत होती है वो कलम उठाते हुए इंसानी नस्ल की बका का मसला ही अपने सामने रखती है और फिर उसमें जो इस्तेहसाल का शिकार उसे नज़र आते हैं उनकी निशानदही वो ज़्यादा भरपूर अंदाज से करने की कोशिश करती है।
ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम और आप यहाँ सुन रहे हैं कि एक ज़माना था कि जब औरतें कुछ तहरीर करती थीं तो उस पर अपना नाम नहीं लिख सकती थीं। यहाँ ज़ेख़ेशीन का ज़िक्र हुआ जिसे फ़ातिमा हसन साहिबा ने असर नौ दरियाफ़्त किया और पता चला कि उनका नाम ज़ाहिदा खातून शेरवानिया था। तो ऐसे क़िस्से सुनने के बाद